So, hello everyone. I am Amandeep Singh, Faculty of English. Once again, welcome you all at the online study platform of Examify. जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल के अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हुए 2024 के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन करवाने का मेरा प्रैक्टिस है, मतलब मेरा टारगेट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करवाना है आपको ये सारे क्वेश्चंस। तो हमने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जो 9/9/2024 को आपको शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज आपके सामने जो क्वेश्चन है वो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देखने आए, हम लोग को ये देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन के प्रति जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आए तो उस क्वेश्चन के टुवर्ड्स हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, उसको टैकल कैसे करना चाहिए। पिलर्स के क्वेश्चन अगर आए तो उसको कैसे टैकल किया जाए, या फिर एरर का क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल किया जाए, एक्टिव पैसिव का है, नरेशन का है, क्लोज टेस्ट का है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए, ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अप्रोच ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अप्रोच सिखाने के लिए आपके लिए मैं सीरीज लेके आया हूँ। सो चलते हैं हम लोग, ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। आपको बताना था सिनोनिम, आपको क्या बताना था? सिनोनिम। किसका सिनोनिम बताना है भाई? एबुंडेंट का। आपको एबुंडेंट का सिनोनिम बताना है। एबुंडेंट का मतलब क्या होता है? एबुंडेंट का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट। कोई चीज लार्ज इन अमाउंट और नंबर, कोई चीज मात्रा में या क्वांटिटी में या फिर नंबर में ज्यादा है, मतलब कम नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, ज्यादा है। तो एबुंडेंट का मतलब होता है ज्यादा होना। ठीक है, आपको सिनोनिम बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि यही मतलब किसका होता है, यही मतलब एम्पल का भी होता है। ठीक है, एम्पल का भी यही मतलब होता है, एम्पल का भी मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड होता है आपका लार्ज इन अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि आपका एक वर्ड होता है प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटीफुल। ठीक, एम्पल, ये सारे वर्ड्स के मतलब सेम होते हैं, लार्ज इन अमाउंट या क्वांटिटी। ठीक, तो आप समझ जाओ यहाँ पर आपका आंसर यही बनने वाला है, एम्पल होने वाला है। वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज, इट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ समथिंग, प्लेंटीफुल, एम्पल, एबंडेंट, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ स्कार्स लिखते हैं आप, तो स्कार्स वर्ड कहाँ से है? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी यहीं से बना है ना। तो स्कार्स का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का कमी या शॉर्टेज, ये हो गया शॉर्टेज। तो ये तो इसका एंटोनिम बनता है, यहाँ हमें सिनोनिम बनाना है। अगर ये बनता भी तो इसका एंटोनिम बनता शॉर्टेज। ठीक है, अच्छा, बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन आप जानते हो ना, बैरन हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड, है ना, बंजर भूमि, जिसको बंजर भूमि कहा जाता है, ध्यान रखना है। बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, जिसके लिए आपके कौन कौन से वर्ड्स आते हैं बैरन के लिए? इनफर्टाइल आ जाता है ना, इनफर्टाइल। कुछ अदर वर्ड्स भी याद रखिए। ठीक है, इनफर्टाइल आ जाता है, अरीड आ जाता है, हाँ जी अरीड, स्टेरिल आता है, स्टेराइल आता है। ठीक है, इनफर्टाइल आता है, अरीड आता है, स्टेराइल आता है। ये सब का मतलब क्या होता है? बंजर। जो चीज अनप्रोडक्टिव है, मतलब जिसमें उपज नहीं हो पाता है, उसको बैरन लैंड कहते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो फर्टाइल होगा। ठीक है, इसका अपोजिट एंटोनिम में क्या हो जाएगा? जो फर्टाइल होगा, जो प्रोडक्टिव होगा। और जो चीज फर्टाइल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, स्टेराइल है, अरीड है, बंजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरन कहते हैं। और डिफिकल्ट तो आप जानते ही हैं, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है। तो आंसर क्या बनना है आपका? आंसर एम्पल बनना है। बाकी अदर वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है? वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, जिसको गुड और बैड से कोई मतलब नहीं, मतलब सुख दुख से कोई लेना देना नहीं किसको। ठीक है, जिसको कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ या बुरा हो रहा है उसके साथ, उसको सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, जो अडिग है एकदम। ठीक है, अपनी जगह पे बिल्कुल क्या है? अडिग है, अटल है ना, अडिग है, अटल है। आपने देखा होगा बहुत सारे संत महात्मा ऐसे होते हैं, ठीक है, एकदम अटल होते हैं, अडिग होते हैं। ठीक है, सन्यासी टाइप जो होते हैं। तो वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका होता है ना, उसको हम लोग स्टोइक कहते हैं। स्टोइक मैन, मतलब ही इज स्टोइक, इट मीन्स मतलब उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, कोई गुड बैड का उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अटल रहता है, अडिग रहता है। संत महात्मा टाइप इंसान होते हैं ऐसे। ठीक है, इनको सन्यासी कहा जा सकता है। ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करूं स्केप्टिक की, तो स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? स्केप्टिक का मतलब होता है संदेह करने वाला, डाउट करने वाला। ठीक है ना, वन हु डाउट्स, वन हु डाउट्स, है ना, वन हु डाउट्स इन एवरीथिंग, जो हर चीज में जिसको संदेह होता रहता है,
जिसको हर चीज में संदेह होता रहता है वो स्केप्टिक होता है। मतलब यहाँ पर आपका जो मेन वर्ड है वो क्या है, उसको डाउट है, हर चीज में उसको क्या है, डाउट है ना। वन हु डाउट्स इन एवरीथिंग, जिसको हर चीज में डाउट करता रहता है जो, वो स्केप्टिक होता है। अच्छा, सिनिक कैसे लोग होते हैं, सिनिक कैसे लोग होते हैं? सिनिक ना ऐसा सोचते हैं, इनका ऐसा सोच होता है, ठीक है, कैसा सोच होता है कि इनको कहते हैं वन हु बिलीव्स, वन हु बिलीव्स that people are only work for themselves। मतलब इसको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ठीक है, themselves। बाकी बात मैं यहाँ कंटिन्यू कर दूं, बाकी बात मैं स्टार मार के यहाँ कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वन हु बिलीव्स दैट पीपल आर ओनली वर्क फॉर देमसेल्व्स rather than हेल्पिंग अदर्स। इसको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते। ऐसे जो लोग होते हैं वो सिनिक होते हैं, निंदक होते हैं दूसरों के, ठीक है, ये सिनिक होते हैं। और फोबिक, तो फोबिया से आया, फोबिया का मतलब होता है फियर, फियर ऑफ समथिंग, किसी चीज का डर। ये तो बड़ा सिंपल हो गया, फोबिया वाले कई सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपको कराऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सो ये मीनिंग सारे आपको याद रखने हैं, अदर देन आपको सिर्फ स्ट्राइक आंसर नहीं करना। अगर इन दोनों से भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि स्केप्टिक मतलब डाउट करने वाला होता है, और सिनिक मतलब इसको ऐसा सोच रहता है कि सिर्फ बंदे अपना फायदा सोचते हैं, अपने बेनिफिट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है ना, वर्क फॉर देयर बेनिफिट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने बारे ही सिर्फ सोचते हैं, ओनली वर्क फ्रॉम देमसेल्व्स, ठीक है, खाली अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में, हेल्प के बारे में नहीं सोचते। तो ऐसे लोग सिनिक होते हैं, सिनिकल होते हैं, ठीक रहा, याद रखना है सबके मीनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एंटोनिम बताना है हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है किसका, इनक्यूजिटिव का, इनक्यूजिटिव का। अच्छा, इफ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्यूजिटिव नेचर। आपको इनक्यूजिटिव नेचर होना चाहिए। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, जो ईगर होता है, जो हर चीज को जानने में उत्सुक होता है, जिसको हर चीज में इंटरेस्ट होता है। ईगर होना चाहिए आपको किसी चीज के लिए, भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इसका मतलब क्या है, उसको उस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए तो क्या होने वाला है, क्या है नहीं पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम कैसे बताओगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, आपने कई जगह सुना होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, विच कंटेन्स, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स which contains all details। मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसा स्टडी, ठीक है, कुछ भी हो, मान लो कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट आपने बनाया, कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपने करा, कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखा आपने, उसका मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब है विच कंटेन्स ऑल डिटेल्स, जिसमें हर एक पहलू, हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है, वो चीज कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जो हर चीज को कवर करके रखे अपने अंदर। अच्छा, आइटमाइज करने का मतलब क्या है, अच्छा आइटमाइज्ड वर्ड बना कहां से, आइटम से, है ना। तो इसका मतलब होता है आइटमाइज करना, किसी चीज को आइटम वाइज डिवाइड करना, किसी चीज को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को आइटम वाइज डिवाइड करना, ठीक है। टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, DIFF का मतलब है डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। आइटम वाइज मतलब आइटम वाइज किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड करना, मतलब उसको आइटमाइज कर रहे हो आप, ठीक। अच्छा, इंट्रूसिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, आइटमाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रूसिव एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, क्योंकि इंट्रूसिव किस चीज से रिलेटेड है, ये है रिलेटेड टू इंट्रूजन, ये है रिलेटेड टू इंट्रूजन। फिर से लिख देता हूं, इट इज रिलेटेड टू इंट्रूजन। अच्छा, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, मतलब आपको कहीं पर घुसने का अधिकार नहीं है और आप वहां घुस गए, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो कैप्चर नहीं कर देते लोग जगह को, मतलब उसको जो अतिक्रमण बोला जाता है, ठीक है,
किसी की प्राइवेसी में बिना इन्फॉर्म मतलब बिना किसी अधिकार के, किसी के प्राइवेसी में, किसी के प्रॉपर्टी में, किसी की जगह में घुसना या घुसपैठ करना, जिसको नहीं बोलते हैं, जैसे दूसरे देश के लोग हमारे बॉर्डर के अंदर घुसपैठ कर गए लेकिन उनका हक नहीं था वहां घुसना, उसको इंट्रूजन बोला जाता है। ठीक है, सो इंट्रूसिव वर्ड इज रिलेटेड टू इंट्रूजन। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि भाई ये जो इंट्रूजन शब्द है ना, SION जहां सफिक्स लगा होता है ना, ये वर्ड आपका नाउन का वर्क कर रहा है, ये कायदे से नाउन है। ठीक है, लेकिन ये जो इंट्रूसिव लिखा हुआ है ना, IVE, ये जो सफिक्स होता है ना, IVE, SIVE, ये जो सफिक्स लगता है ना, ये वर्ड होता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन का विशेषता बताना नाउन के पहले आकर। ठीक है, इंट्रूसिव एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज, कहीं घुसपैठ करने वाली एक्टिविटीज, समझ रहे हो ना। सो इंट्रूसिव और इंट्रूजन में डिफरेंस है। अच्छा, डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है इंक्विजिटिव एगर। एगर कौन होता है, जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट हो, जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट हो। ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। सही रहा, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बताना है आपको, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का आपको टेक्निक क्या बताया था, क्या टारगेट करना है आपको, आपको टारगेट करना है वर्ब, आपको एक्टिव पैसिव के वर्ब फॉर्म से याद होने चाहिए, आपको टारगेट करना है सीधा वर्ब को, और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए वर्ब को टारगेट करते हैं। क्या लिखा है, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस। अच्छा, इस बार एक्टिव में चेंज करना है, एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, आपको उसने पैसिव में दिया है, ये सेंटेंस उसने आपको पैसिव में दिया है, और आपको क्या करना है, इसको एक्टिव में ले जाना है। अच्छा, मैं इसको आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि एक्टिव में है कि पैसिव में है, आप भी बता सकते हो। मैंने आपको एक बात बोला था, किसी भी चीज को पैसिव बनाने के लिए किसका जरूरत होता है, बी के किसी फॉर्म के साथ V3, बी के किसी फॉर्म के साथ B3। बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, एक तो बी खुद हो गया, उसके अलावा आपका कौन कौन होता है इसका फॉर्म्स, इज, एम, आर, सब इसी के फॉर्म्स हैं, वॉज, वर, सब इसी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, बीन भी इसी का फॉर्म है, अच्छा, बींग भी इसी का फॉर्म है, और बी खुद भी खुद का फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स बी के फॉर्म्स होते हैं, इसके साथ जहां जहां V3 लगता है वो स्ट्रक्चर पैसिव होता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, बोलिए वॉज लिखा हुआ है कि नहीं, बी का फॉर्म है कि नहीं, नॉट तो चलो नेगेटिव बनाने के लिए लिखा, और साथ में जब प्रिपेयर्ड लिखा तो ये V3 हो गया, मतलब बी प्लस V3, सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव। इसलिए इस बार आपको पैसिव से एक्टिव चेंज करना है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको याद होना चाहिए कि एक्टिव टू पैसिव के आपको वर्ब के फॉर्म से याद होने चाहिए। अगर आपको एक्टिव से पैसिव याद है तो पैसिव से एक्टिव क्यों नहीं जा पाओगे, सब कर पाओगे, लेकिन याद होना चाहिए कि हमने सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव क्या किया था, उसका पैसिव क्या होगा, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव क्या किया था, उसका पैसिव क्या होगा। अगर पैसिव पता है तो एक्टिव कर पाओगे, एक्टिव पता है तो पैसिव कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आइए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज के साथ V3, हम अच्छे से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि भाई वॉज वर्ग के साथ, वॉज वर्ग के साथ जो V3 होता है ना, ये किसका पैसिव होता है पता है, ये किसका पैसिव होता है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव होता है, ये सिंपल पास्ट का पैसिव होता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का एक्टिव क्या होगा, सिंपल पास्ट का एक्टिव हमें पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस V3 में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस V3 को पैसिव से जब एक्टिव में चेंज करते हैं तो V2 में चेंज हो जाता है, क्योंकि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। सो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, बस और कुछ करना ही नहीं आपको। आप यहाँ पर देखो, आपको V2 चाहिए क्योंकि एक्टिव में चेंज करना है सिंपल पास्ट को, आपको V2 वाला स्ट्रक्चर चाहिए। सो हैड नॉट प्रिपेयर गलत हुआ आपका, डिड नॉट प्रिपेयर ये हो सकता है, डिड नॉट प्रिपेयरिंग ये गलत हुआ। ठीक है, डिड प्रिपेयर ये भी गलत हुआ, आपका आंसर क्या होगा, डिड नॉट प्रिपेयर। शायद किसी को समझ में ना आया हो, मैं आपको क्लियर कर दूं, सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, सेंटेंस नेगेटिव है, आपको सिंपल पास्ट में तो जाना है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है। तो सिंपल पास्ट का जब आप नेगेटिव करते हो तो किस ऑक्सिलरी को यूज करते हो, डिड को यूज करते हो ना, और डिड के साथ नॉट यूज करते हो। और आपको अच्छे से पता है कि डू डज डिड के साथ, डू डज डिड के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट वाई डिड के साथ V1 आ जाएगा। सो डिड नॉट प्रिपेयर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, सही। डिड नॉट प्रिपेयरिंग डू डज डिड के साथ V4 कभी नहीं आता है, गलत। और डिड प्रिपेयर डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस तो नेगेटिव रहेगा ना यार, हटा दो। और हैड आने का तो चांसेस ही नहीं है, हटा दो। आंसर क्या निकला, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील। क्लियर है, अगर ना क्लियर हो तो एक बार बस बैक करना वीडियो को, वैसे तो हो गया होगा।
ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर लगी कि एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो पीछे एक बार पॉज करो, एक बार फिर हल्का सा बैक जाओ, देखना दोबारा एकदम आराम से क्लियर होगा। ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए हमने सिंपल पास्ट तो लिया, लेकिन नेगेटिव, सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए डिड ऑक्सिलरी का यूज पड़ता है, डिड के साथ नॉट और डू डज डिड के साथ हमेशा V1 आता है। सो आंसर क्या निकलेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या पूछा है? एक्टिव वॉइस फिर से। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस बताना है। अच्छा, लिखा हुआ है तो होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। मस्ट बी डन, मैंने हमेशा आपको कहा है ना वर्ब पर नजर रखो, फिर से एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन आया। अच्छा बताओ मस्ट क्या होता है? तुमको पता है मस्ट कायदे से आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जब हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, आप लोग शायद V1 लिखते होंगे, मैं बेस फॉर्म लिखता हूं। चलो मैं आपके हेल्प के लिए V1 लिख देता हूं यहाँ पर, लेकिन ये बात सही नहीं है। किसी भी मॉडल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखो। अगर आप V1 से याद रखते हो तो चलो फिलहाल के लिए V1 से ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसका जब हम लोग पैसिव चेंज करते हैं ना, तो किसी भी मॉडल का जब पैसिव बनता है तो मॉडल के साथ बी का यूज होता है प्लस V3। मैंने क्या सिखाया था आपको? किसी को भी पैसिव बनाने के लिए आपको B प्लस V3 का फॉर्मेट चाहिए। तो भाई मॉडल का पैसिव कैसे बना? मॉडल की जगह मॉडल लिखाएगा। अब मॉडल के बाद तो बेस फॉर्म आता है, तो बी का बेस फॉर्म बी होता है, और बी के साथ V3 चाहिए तो V3 आ गया। तो मॉडल प्लस B प्लस V3, कितना लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया। बोलो रटने वाला कोई बात है क्या? जैसे मान लो, सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे सामने लिखा है मे डू, सपोज करो, खाली वर्ब लिख रहा हूं। ठीक है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म V1 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको अगर पैसिव में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मे का मे लिखा जाएगा, प्लस में क्या आएगा? बी, और डू थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब क्या हो जाएगा? मे बी डन। समझ रहे हो बात को? अब तुम चाहे एक्टिव कन्वर्ट कर लो चाहे पैसिव कन्वर्ट कर लो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है भाई, एक बार अब सेंटेंस में ध्यान से देखो, यहाँ पर मस्ट बी डन लिखा है, ये किसी भी मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है कि नहीं लिखा है? ये किसी भी मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो किसी भी मॉडल के पैसिव से किसी भी मॉडल के एक्टिव में जाना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मॉडल प्लस बेस फॉर्म या मॉडल प्लस V1। उसी मॉडल को यूज करोगे, साथ में उसके V1 यूज करोगे, सिंपल सा बात है। यहाँ पर तो शुड हैव डन लगा दिया, कहां से आया पता नहीं। डू द होमवर्क कहां से लगाया पता नहीं, विल कहां से आ गया इसका पता नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। भाई मस्ट डू लिखा होगा तभी तो उसको मस्ट बी डन किया गया होगा, और मस्ट बी डन से फिर वापस कहाँ आ गए हम? मस्ट डू में आ गए। इसको ध्यान रखो बस। ठीक है, क्लियर है एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड आपको देखना है, इसमें से पूरा करेक्टली स्पेल्ड कौन है। ठीक है भाई, चलिए चेक कीजिए। आई विल डेफिनेटली, ठीक है। अटेंड द कॉन्फ्रेंस, इसमें इसने किसकी स्पेलिंग में गलत करी है? अच्छा, कॉन्फ्रेंस तो हर जगह सेम ही लिखा हुआ है, अटेंड भी सेम है, द भी सेम है, विल भी सेम है, आई भी सेम है, मतलब डेफिनेटली के स्पेलिंग में इसने गलतियां करी है। ठीक है, तो सही कहां पर है? डेफिनेट, DEFINITELY, डेफिनेटली का स्पेलिंग यही वाला होता है ना सही? करेक्टली बताना है ना, DEFINITELY, यही वाला स्पेलिंग सही होता है। DEFINITLY नहीं होता है, गलत। DEFINETLY गलत, DEFINIT ये भी गलत, DEFINIT ही होता है, डेफिनाइट के साथ LY, डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। चलिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा, 1 वाला सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आ जाते हैं। आगे लिखा हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको। सिनोनिम किसका बताना है भाई? आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। सो ऑर्गेनाइज करने का अपोजिट बताना है, ऑर्गेनाइज करने का अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज करने का, सॉरी सिनोनिम बताना है, सॉरी सिनोनिम बताना है। ऑर्गेनाइज करने का सिनोनिम बताइए। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का सिनोनिम सिनोनिम कभी भी डी ऑर्गेनाइज, डी अरेंज नहीं होगा। ठीक है, डी रेंज नहीं होगा, भाई। डी का मतलब क्या हो जाता है? कोई नेगेटिव वर्ड, ऑर्गेनाइज पॉजिटिव वर्ड है, हटा दीजिए। डी रेंज नहीं होगा, डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है भाई, अच्छा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज कर रहा है, ऐसे भी आंसर हो जाता है। इतना सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनाइज कर रहे हो मतलब अरेंज ही कर रहे हो ना भाई। ठीक है, चलो हटाओ ये सब क्वेश्चन, क्या ही करना, आगे आ जाओ। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अरे वाह, जंबल्ड आ गया। ठीक है, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। कभी भी पूरा पैराग्राफ, कभी भी कोई भी डायरेक्शन को पूरा पढ़ा करो। हो सकता है कि कोई सेंटेंस को बीच में फिक्स कर दिया हो, बोले कि आर वाला फिक्स है, तो तुम कहीं धोखा मत खा जाओ। ठीक है ना भाई, तो कभी भी डायरेक्शन पूरा पढ़ा करो। ठीक है, चलो
खास करके जब PYQ क्वेश्चन का आंसर आए, ठीक है, मतलब ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आए तो इनका डायरेक्शन पूरा पढ़ा करो। क्या लिखा है भाई, एज, अभी अरेंज कैसे करता हूं मैं, ध्यान से समझना। यहां पर आप अप्रोच पर, मेथड पर फोकस करो कि मैं किसी पैरा जंबल को कैसे देखता हूं। भाई सबसे पहले सबसे अच्छा जो अप्रोच है ना, सबसे अच्छा जो अप्रोच, आप जब इन सेंटेंसेस को तो 100% पढ़ोगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जब इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे ना, तो पढ़ते समय एक बात ध्यान रखना, आपको इसका टॉपिक पता करने का कोशिश करना है कि इसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, मतलब ये इंट्रोड्यूस कहां से हो रहा है, इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है, ये आपको पता करते हुए सोचना है। प्लस आप बीच में ये भी कोशिश कर सकते हो कि कौन से दो सेंटेंस आपस में परफेक्ट पेयर बना रहे हैं। अगर आप ये दो स्टेप लेकर चलोगे ना, कभी गलत नहीं होगे। और इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है आपका PYQ वाले क्वेश्चन में, मतलब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, PYQ बोल रहा हूँ, PQRS वाले क्वेश्चन में, मतलब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, ये शुरुआत करे, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, क्या ये शुरुआत करे, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, क्या ये शुरुआत करे, टू द पिक पॉकेट्स, मतलब पॉकेट मार जो होते हैं, या इससे शुरुआत किया जाए। अच्छा, टू ट्राई देयर स्किल, टू ट्राई देयर स्किल। मैं देखता हूं एक बार ऑप्शन को, ऑप्शन जरूर देखिए, दो जगह एस से शुरुआत हुआ है, दो जगह पी से शुरुआत हुआ है। मैं चेक करता हूं क्या एस से शुरू हो सकता है, टू ट्राई देयर स्किल, टू ट्राई देयर स्किल। भाई ये जो देयर लगा दोगे शुरू में, ये तो पता ही नहीं चलेगा ये देयर किसके लिए आया है। भाई कोई भी प्रोनाउन आता है, अगर कोई भी प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन के लिए होता है, पहले नाउन तो पता चले बात किसका कर रहे हो। और तुमको अच्छे से पता है कि तुम पिक पॉकेटर्स का बात कर रहे हो, पिक पॉकेट्स जो है उनका बात कर रहे हो। देयर स्किल, वो अपने स्किल को ट्राई करेंगे पॉकेट मारने में, क्योंकि आज बस में बहुत भीड़ है। तो पहले पिक पॉकेट्स आ जाएगा, तब तो देर वाला बात बोलोगे ना, पहले इससे कैसे शुरू कर दोगे। तो मेरे हिसाब से एस वाला आंसर आपका हो जाएगा गलत, डायरेक्ट एस से शुरू करना सही नहीं होगा। अब बात आता है कि शुरू 2 से किया जाए या 3 से, क्योंकि 2 में भी पी है, 3 में भी पी है। ये तो सेट हो गया कि अब आपको शुरू पी से करना है। तुम ध्यान से देखो, ये एक टॉपिक की तरह लग भी रहा है, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ठीक है। अब तुम सेकंड वाले को डायरेक्ट चेक करो, पी के बाद एस सही कि पी के बाद ओ सही। क्या पी के बाद एस आ सकता है, पी के साथ अगर मैं एस को देखूं, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल, वाह, क्या भाई क्या रिलेशन बैठ रहा है पी और एस में, जरा तुम बता दो, पी और एस में क्या रिलेशन बैठ रहा है। जब तक पिक पॉकेट्स वाला बात नहीं आएगा, तब तक ये वाला बात नहीं आएगा। अभी तो पिक पॉकेट वाला बात आया ही नहीं है, तो पी के साथ ओ वाला, सॉरी, पी के साथ एस वाला सेंटेंस नहीं बैठ पाएगा। आंसर क्या निकलेगा, 3। कैसे बनाया मैंने, कितना आसान है। तुम लोग पढ़ते रहते हो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैंने बोला ना, हम आंसर नहीं सिर्फ बताने आए तुम लोग को, हम अप्रोच बताने आए। अप्रोच देखो, मेरे को फॉलो करो, ठीक है, मैं कैसे अप्रोच लगाता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार बैक करना वीडियो को और जरूर से देखना मैंने कैसे अप्रोच लगाया, और ऐसे ही अप्रोच तुम आने वाले क्वेश्चंस पे लगाना। अभी आगे और भी शायद है, मैंने देखा था शायद और भी क्वेश्चंस हैं ऐसे वाले, मैं फिर से आपको अप्रोच दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप अप्रोच को देखा करो, तो आंसर बनेगा POQRS। अब देखो कितना अच्छा आंसर बना, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, ठीक है, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग था, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा हुआ है एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी किसको मिला, टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल्स। बन गया लॉजिकल, एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। भाई एरर बताइए, एक सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एरर बताइए। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रैवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड। बड़ा ही सिंपल सा एरर है, मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही सिंपल सा एरर है, लाइफ टाइम के लिए बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो ईच एवरी इधर नीदर का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर के अंदर में आते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपके सामने ना ईच वर्ड आए, कभी भी आपके सामने एवरी वर्ड आए, ठीक है, कभी भी आपके सामने ईदर आए या आइदर, जो भी आप पढ़ते हैं, या नाइदर आए, ठीक है, ये वर्ड्स कभी भी अगर आपके सामने आए ना, तो ये इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं हल्का सा, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराने, भी 9 पर पहुंचे, 25 में पहुंचना है, ठीक है। सो ईच एवरी इधर नीदर जो होता है ना, देखो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक का बात कर रहा है, ठीक है ना, इंडिविजुअल का बात कर रहा है, ठीक है ना। एवरी का मतलब वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट एक सेंस में इसका मतलब प्रत्येक भी होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसमें डेफिनेट नंबर का मीनिंग होता है, इसमें इंडेफिनेट नंबर का मीनिंग होता है, ये कितनी भी संख्या के लिए यूज हो जाता है, ये 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, ये हमेशा 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, इसलिए मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, बट आप फिलहाल ध्यान रखो ये भी प्रत्येक जैसा ही होता है, ठीक। अच्छा, इधर का मतलब होता है 2 में से कोई एक,
मान लो 2 लोगों इंटरव्यू देने के लिए, आपने 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, और नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं, मतलब 0 हो गया। मतलब मान लो ये भी एक का सेंस, ये भी एक का सेंस, ये भी एक का सेंस, और ये 0 का सेंस। तो ये सारे जो वर्ड्स हुए आपके सामने, ये सारे वर्ड्स का जो सेंस निकला वो क्या निकला, ऑटोमेटिक सिंगुलर निकला ना। मतलब ये सारे वर्ड सिंगुलर नेचर के हैं, तो इनके साथ आने वाला जो नाउन होगा, इनके साथ जो आने वाला नाउन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। और इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होगा। और आने वाले सारे प्रोनाउंस भी, अगर आप पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करते हो आगे हिज वगैरह देयर वगैरह का यूज करते हो, तो वो भी सिंगुलर करोगे, ठीक है। देयर वगैरह का यूज नहीं करोगे, या तो हिज का यूज करोगे, या तो हर का, या तो इट्स का, मतलब जो भी यूज करोगे सिंगुलर यूज करोगे। तो यहाँ पर एवरी स्टूडेंट जो लिख दिया ये गलत हो गया, यहाँ पर एवरी स्टूडेंट होना चाहिए इन द हॉस्टल, ठीक है। ये जो आंसर बनेगा आपका 4 बनेगा, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। ईच एवरी इधर नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है आपको, छोटा सा आपको बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग कहने का मतलब टांग तोड़ देना है किसी का, हाँ इडियम है भाई, इडियम है, टांग नहीं तोड़ना, मीनिंग निकालो। गिव एडवाइस और मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, encourage someone to engage in risky activities, suggest taking a short break during work, and wish someone good luck before a performance। तो ब्रेक का लेग कहने का मतलब है किसी को गुड लक बोलना, मतलब बेस्ट विशेस देना, बेस्ट ऑफ लक कहना, ठीक है। बेस्ट विशेस देना, बेस्ट ऑफ लक कहना जब वो परफॉर्मेंस देने जा रहा है उससे पहले, तो उस केस में हमारा जो इडियम यूज होता है ब्रेक का लेग। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, आज के बाद याद रखिएगा। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छा बात है, और अगर नहीं पता था तो आज के बाद ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं आपके अगले किसी शिफ्ट में फिर से ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जंबल्ड आ गया, देखो फिर से जंबल्ड आ गया। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस वाला जंबल्ड आया है। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट गिव्स देयर करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है दीज कैन टर्न अराउंड। मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट, टॉपिक फाइंड आउट करने का कोशिश करना है हमेशा, पहला स्टेप ये पढ़ते पढ़ते। दूसरा स्टेप पेयर जरूर बनाना है, पेयर जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए, these can turn around to track stars with the rotation of earth। वो क्या करता है, these can turn around to track करता है stars को with the rotation of the earth। these, भाई मैं एक आपको छोटा सा बात बता दूं, आप ध्यान रखिए कि बेसिकली दिस दैट मैं हमेशा तो नहीं कह रहा, बट दिस दैट दीज दोस्त से जनरली आप सेंटेंस का शुरुआत नहीं करते, मतलब रीअरेंजमेंट का शुरुआत नहीं करते, ठीक है। ये शुरुआत नहीं करते आप इससे शुरुआत करना इलॉजिकल होता है, क्योंकि दीज यहाँ पर किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज कैन टर्न अराउंड, तब पता चलेगा कि ये दीज किसके लिए आया है। यहाँ पर कोई ना कोई नाउन जरूर होगा जिसके लिए दीज आया होगा, तो इससे जनरली हम लोग सेंटेंस का शुरुआत नहीं करते, इसलिए आप ए नंबर वाले शुरू होने वाले ऑप्शंस को काट दो, ठीक है। एक ऑप्शन आपका खत्म हुआ। आगे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इससे शुरुआत हो सकता है, ऑब्जर्वेटरीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, इनको माउंटेन टॉप्स में बनाया जाता है। ये दे किसके लिए आया, अच्छा दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। अच्छा, दे से डायरेक्ट सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। देखो दे क्या है आपका, दे एक प्रोनाउन है, और कोई भी जो प्रोनाउन होता है ना बेसिकली नाउन को रिप्लेस करके आता है, मतलब इससे पहले कोई नाउन जरूर आया होगा। आप कहते हो रवि इज माई फ्रेंड, रवि इज गुड बॉय, रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, तो रवि की जगह आप ही लिखोगे क्या, पहली बार में ही लिख दोगे, पहली बार तो रवि को लिखोगे ना, आफ्टर दैट उसके बदले ही प्रोनाउन का यूज करोगे। कोई लड़की होती है तो शी यूज करते, ठीक है। सो जो प्रोनाउन होते हैं ना वो फर्स्ट टाइम नाउन को इंट्रोड्यूस करने के बाद आते हैं, इसलिए जनरली हम लोग प्रोनाउन से फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनाते, इसलिए लॉजिकली ये गलत होना चाहिए आपका 4 नंबर ऑप्शन। आंसर या तो 1 बनेगा या तो 2 बनेगा। आगे लिखा है टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डूम शेप्ड रूफ, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग। टेलीस्कोप्स को कहां प्लेस किया जाता है, डूम शेप्ड रूफ में प्लेस किया जाता है। अच्छा, अब हो सकता है कि बी से शुरू करे, अब हो सकता है कि डी से शुरू करे, ठीक है। अब एक काम करो, आप पेयर बड़ा बेहतरीन बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस, ये जो दे यूज हुआ है ये किसी नाउन के लिए तो यूज हुआ है। अब 2 ही नाउन है यहाँ पर, या तो ऑब्जर्वेटरीज है या तो टेलीस्कोप है, इसके अलावा कोई नाउन नहीं है, तो ये दे किसके लिए आया, ठीक है। और ये दीज भी किस नाउन के लिए आया, 2 नाउन है 2 प्रोनाउन है, ये दोनों किसके किसके लिए आए, इसको पता लगाना बड़ा आसान है। अगर आप ये पता लगा लिए तो पेयर बन जाएगा। देखो
ये जो दे है दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, तो टेलीस्कोप्स को माउंटेन टॉप्स पे नहीं बनाया जाता, ये नहीं कहना चाह रहा है। ऑब्जर्वेटरीज को बिल्ट किया जाता है माउंटेन टॉप्स पर। तो बी और सी का आपका क्या बन गया, बड़ा बेहतरीन पेयर। इसका मतलब सर टेलीस्कोप्स के लिए यहाँ पर दीज यूज किया गया था, क्योंकि टेलीस्कोप ही ट्रैक करेगा ना, टेलीस्कोप से देखोगे ना भाई। तो डी के बाद आ जाएगा आपका ए, डी ए का पेयर बन गया। इसका मतलब बी सी का पेयर और डी ए का पेयर जहां है उसको आंसर बना लो। दो ऑप्शन तो पहले ही काट दिए, यहाँ बी सी डी ए का पेयर है क्या, नहीं, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया, इसको हटा दो, बी सी डी ए यही आंसर आपका बनेगा। बिल्कुल बेहतरीन। अप्रोच देखो, अप्रोच देखो मैंने कैसे उसको टैकल किया, ठीक है। और ऐसे आप सॉल्व करोगे तो कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, 100% आपका जंबल सही बनेगा, 100% आपका जंबल सही बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड का पता लगाना है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। हाँ जी, इनकरेक्टली कौन है, एलोकेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ALLOCATION बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको आंसर थोड़ी लगाना है, मतलब एलोकेशन करेक्ट वर्ड है, इसमें कुछ गलत नहीं है, चलो ठीक है। एबिस्मल ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग है, क्योंकि एबिस्मल में ABIS नहीं आता है, ABYS आता है, MAL, एबिस्मल का ये स्पेलिंग होता है, ABYS MAL होता है, ठीक है। एबिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड और एकदम अनप्लीजेंट के केस में, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। कोई चीज बहुत खराब है, कहीं इन्वायरमेंट बहुत खराब है, कोई कंडीशन बहुत खराब है, कोई सिचुएशन बहुत खराब है, अबिस्मल कंडीशन, अबिस्मल सिचुएशन, वेरी बैड, अनप्लीजेंट, ठीक है। अच्छा, एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब ये वर्ड आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एबिस्मल ही गलत था, यही आंसर बनेगा, आपको इनकरेक्टली वाला बताना था। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर ब्लेम लगाना, किसी पर कोई इल्जाम लगाना, ब्लेम करना, ठीक है। और एवर्जन एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, एवर्जन का मतलब होता है एवर्स से बना है एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है टू डिसलाइक, डिसलाइक फॉर समथिंग। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, डिसलाइक करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता वो चीज, ना पसंद, नफरत करते हैं आप उस चीज से, तो वहां पर वर्ड आता है एवर्जन, ठीक है ना। लाइकिंग नहीं है आपका उसके प्रति, ठीक है ना। ऐसे एक होता है लाइकिंग फॉर समथिंग, आपको किसी प्रति, किसी चीज के प्रति झुकाव है, लगाव है, पसंद है। एवर्जन जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, आप डिसलाइक करते हो उस चीज को, कोई लाइक नहीं करते उस चीज को, ठीक है। सो एवर्जन वर्ड वहां पर आता है आपका, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है। एबिस्मल भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ इनकरेक्टली पे आया, आने वाले में सिनोनिम एंटोनिम पे आ जाए, कोई ठीक थोड़ी है। चलिए ठीक है। सो यहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी जर्नी हम लोग लगभग तय कर चुके हैं, आधी जर्नी और तय करना है। चलो जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed. आपको इस अंडरलाइन पार्ट का क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब ये देखो ये सारे आपके ईडियम्स लिखे हैं, आपको इसमें से सही ईडियम सेलेक्ट करना है उस अंडरलाइंड पार्ट के लिए। इस अंडरलाइंड पार्ट के लिए भाई ये कौन सा ईडियम हो जाएगा, बैड एट फर्स्ट बट आफ्टर सम टाइम गुड हैपनिंग लेटर, मतलब पहले जो चीज खराब लग रहा था बाद में वही चीज अच्छा बन के आया। आपको मैंने जो टॉप 50 इडियम्स का वीडियो दिया था उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आंसर बनेगा, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको 50 इडियम्स का जो वीडियो दिया था, सोचो वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखो इसमें से आया हुआ है, सोच लो, ठीक है। इसलिए बोला था वो 50 इडियम्स अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है भाई। आंसर बनेगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। भाई फिर से जंबल्ड आ गया है, चलिए पढ़ते हैं, बनाना तो पड़ेगा। क्या लिखा है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ठीक है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीज has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements। क्या लगाना चाहिए, कहाँ से शुरू करें हम लोग, ठीक है। देखो ए से शुरू हुआ है, ई से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ है, ई से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू करना बेहतर रहेगा, क्या चीज टॉपिक टाइप का इंट्रोड्यूस कर रहा है, आप ऐसे पकड़ा करो क्या चीज
टॉपिक टाइप का इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब ई से शुरू करोगे तो डायरेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स डायरेक्ट लगाएंगे, तो ये कुछ मतलब होता है ना, एक सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, देन वर्ब आता है, तो एक लॉजिक बनना चाहिए, ये जरूरी होता है, ठीक है, अरेंजमेंट्स में। तो यहाँ से थोड़ा कम चांसेस स्टार्ट हो, हमारा ज्यादा चांसेस कहाँ से है, ए से शुरू होगा, ठीक है। क्यों ए से शुरू होना चाहिए, क्योंकि ए से एक टॉपिक का शुरुआत लग रहा है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ऐसा लग रहा है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग ए वाले को टारगेट करते हैं। देखो ए के बाद ई लिखा है यहाँ पर, ए के बाद डी लिखा है, चेक करते हैं ए के बाद ई सही कि डी सही। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ई चेक करो, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, तो ए के बाद ई भी सही लग रहा है, ए के बाद डी सही लग रहा है क्या। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ये भी सही लग रहा है यार, अरे ये तो फंसा रहा है ना, डरना नहीं बिल्कुल भी। अच्छा ए ई ए डी दोनों ही लॉजिकल लग रहा है, थोड़ा सा और पढ़ो, ए ई सी सब पढ़ लो। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद क्या लिखा है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक मेडिकल एडवांसमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड इट कंटिन्यूज, देखो ये बात हो गया गलत, लिखा है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, चलो यहाँ तक सही मान लेते हैं, एंड इट कंटिन्यूज। ये बात कनेक्ट हो पा रहा है क्या, ये बात यहाँ से तो कनेक्ट हो गया, क्या ये ई के बाद सी कनेक्ट हो पा रहा है क्या, हो पा रहा है। भाई द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च जो तुमने लिखा, एनिमल रिसर्च कहाँ किया, फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स में, फिर उसका वर्ब कहाँ गया भाई, ये सब्जेक्ट जो तूने बनाया, ये सब्जेक्ट जो तूने बनाया, तो सब्जेक्ट का वर्ब नहीं लिखोगे क्या, ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जहाँ खाली सब्जेक्ट लिखकर छोड़ देते हैं, वर्ब है ही नहीं। फिर तुम यहाँ पर एंड फिर इट सब्जेक्ट बना लिया, फिर उसका वर्ब लिखा कंटिन्यूस, तो भाई इसका वर्ब कहाँ है, कहाँ गया इसका वर्ब, ठीक है। ऐसे सेंटेंस नहीं बनते, आंसर क्या बनाओ, आंसर बनाओ ए डी ई बी सी, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद क्या लिखा है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ठीक है, देखते जाओ। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, फिर क्या लिखा है, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, फिर क्या लिखा है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीज। कितना अच्छा बन गया लॉजिक, एकदम सही सही बन गया, आंसर बनेगा 3, वेरी गुड, सबका आया 3। चलो एकदम अच्छे से ट्राई करते रहना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, अच्छा सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, सब्स्टिट्यूशन बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। अच्छा अगर जरूरत नहीं है तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ठीक है। लिखा हुआ है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आपको क्या स्प्रेड करना है, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग व्हाट, अवेयरनेस, तो स्प्रेडिंग आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, है ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट बना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट बनता है तो वो जीरेंड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये जीरेंड है। तो स्प्रेडिंग व्हाट, अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट व्हाट, अबाउट द राइट्स, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ द कंज्यूमर्स एंड रिलीफ, मतलब अवेयरनेस क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है, किस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाना है, किस चीज के, अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड, और किस चीज के लिए, द रिलीफ ओपन टू देम, और उनके लिए जो रिलीफ ओपन है, एक तो उनके राइट्स के जो है और एक उनके लिए जो रिलीफ ओपन है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उनको उनके पैसा का वैल्यू पूरा ना मिले, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड। तो ये जो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, अब जाके इसका वर्ब आया यहाँ पर, ठीक है, अभी तक वर्ब नहीं आया था, अभी तक तो खाली प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा था, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा था हर जगह पे, ठीक है, एंड के साथ ये भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही बन गया। फिर ये बात आ गया बीच में कंडीशन वाला, ठीक है, कंडीशन वाला बात आ गया, वर्थ तक तो कंडीशन वाला बात आ गया। चलो उसके बाद फिर क्या आया भाई, है ना, अरे उसके बाद क्या आया फिर, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड, किस चीज को राइटली बीन आइडेंटिफाइड किया गया है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस को एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी माना गया है। अब आपको देखना है कि अंडरलाइन पार्ट में कुछ गड़बड़ है क्या, अंडरलाइन पार्ट हमारा ये वाला है, आपको देखना है अंडरलाइन पार्ट में कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, देखो तो लिखा हुआ इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ, अगर उनको पैसे का वैल्यू ना मिले तो। जब हम लोग इन केस वगैरह का यूज करते हैं, इन केस वगैरह का यूज करते हैं, इफ वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके का कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और कंडीशनल सेंटेंस में तो हम लोग 3 कंडीशन पढ़ते ही हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ही होता है ना जब हम लोग इफ वगैरह का यूज करते हैं, इन केस का यूज करते हैं, है ना, ये सब वर्ड्स का यूज करने लगते हैं, प्रोवाइडेड दैट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, अनटिल, ये सारे आ जाते हैं वहाँ पे, तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में टाइप वाइज हम लोग पढ़ते हैं, जो टाइप 1 कंडीशन होता है ना, टाइप 1 कंडीशन सिंपल प्रेजेंट लिखा जाता है, टाइप 2 कंडीशन सिंपल पास्ट लिखा जाता है, अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, मतलब ऐसा होता
अनरियलिटीज को इमेजिन करते हैं, पढ़ा हुआ होना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस आपका। आई होप मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं ही सोचूंगा ना कि आपने पढ़ रखा है। टाइप 3 कंडीशन पास्ट अनरियल कंडीशन होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो मैं अगर इसको प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन मान के लूं तो इन केस दे डिड नॉट गेट वर्ब का सेकंड फॉर्म के लिए ही तो आया, सिंपल पास्ट का ही तो नेगेटिव है, ये सिंपल पास्ट का ही तो नेगेटिव है। टाइप 2 कंडीशन अनरियल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट को हम लोग मान तो सकते हैं इसको, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए, इसमें आंसर होना चाहिए नो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी आपके एसएससी ने आंसर क्या कर रखा है, अगर एसएससी का सॉल्यूशन देखोगे तो उसने आंसर ये कर रखा है। अब इसका लॉजिक तो भाई एसएससी ही जानता है, क्योंकि एसएससी का आपको आदत पता है कि कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बता देता है जो कि क्यों और कैसे हुए ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है, अच्छों को पता नहीं चलता है। ये आंसर वैसे नो सब्स्टिट्यूशन, लेकिन एसएससी ने आपका ये आंसर लगा रखा है। अब एसएससी जाने ऐसा क्यों किया उसने, ठीक है भाई। सेंटेंस आपका पूरे तरीके से सही है वैसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, नो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी ने ये आंसर क्यों करा, जब सब्स्टिट्यूशन का जरूरत ही नहीं है तो फिर क्या ही बोले। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ऐसा होते रहता है, तुम लोग को 1 मार्क्स मिल जाएगा ऐसा जब भी सिचुएशन हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का सब्स्टिट्यूशन खोजना है आपको, ठीक है। कौन उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है उसी मीनिंग पे। पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज सो हाईली, है ना, हाईली मतलब बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट किलिंग अस। सो लार्जली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, हाईली, स्लोली, प्राइमरली, चीफली, भाई क्या ही है इतना इजी। हाईली ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा के सेंस में बहुत ज्यादा हो रहा है, हाईली लगाओगे, स्लोली थोड़ी लगाओगे, प्राइमरी थोड़ी लगाओगे, चीफली थोड़ी लगाओगे। इंपॉर्टेंस थोड़ी किसी चीज का दिखा रहा है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा के केस में हाईली लगाओगे, सिंपल सा बात। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, स्केरी का। स्केरी का आपको एंटोनिम बताना है। क्या हो जाएगा भाई, ब्राइट, प्रिस्टीन, ऑयफुल और कंफर्टिंग। देखो क्या होगा, एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। स्कैरी का मतलब क्या हो जाएगा, स्कैरी का मतलब डर से रिलेटेड नहीं होता है, डरावना जो चीज हो, डरावना हो, फ्राइटनिंग हो, डरावना हो, ठीक है, डरावना हो कोई चीज। ब्राइट तो नहीं होगा, इसका एंटोनिम लगाना है ना, अच्छा एंटोनिम लगाना है, एंटोनिम लगाना है, एंटोनिम ब्राइट, ब्राइट तो डार्क का अपोजिट होता है, ये होगा नहीं। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है, प्रिस्टीन का मतलब होता है जो चीज बहुत फ्रेश है और एकदम गुड कंडीशन में, इन गुड कंडीशन, इन वेरी गुड कंडीशन लिखो, मतलब जो चीज एकदम फ्रेश और एकदम तरोताजा है, ठीक है ना, इन वेरी गुड कंडीशन, इन वेरी गुड कंडीशन, इन वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। चलिए भाई, ये क्या इसका एंटोनिम बनेगा, नहीं इसका क्या ही लेना देना उससे। अच्छा ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट, वेरी अनप्लीजेंट, ठीक है, बड़ा ही मतलब एक ऐसा कंडीशन जो बहुत ही अनप्लीजेंट है आपके लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस कैरी का एंटोनिम लगाना है आपको, ठीक है, एंटोनिम लगाना है तो भाई आपका वर्ड क्या बनेगा, कंफर्टिंग, जो चीज आपको आराम दे, ठीक है ना। डरावना में मतलब आप डर रहे हैं, इसमें आपको आराम चाहिए, कंफर्टिंग हो जाएगा। पावरफुल तो कहीं ना कहीं उसका सिनोनिम में चला जाएगा ना, और प्रिस्टिंग को तो उससे कोई लेना देना नहीं, ब्राइट को उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर बनेगा आपका कंफर्टिंग, बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। स्कैरी का मतलब ध्यान रखना। आ जाइए अगला, अगला क्या हो गया भाई, बताना है स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स, आपको एरर डिटेक्शन बताना है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड, आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, मेरे एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, विल क्या है तेरा मॉडल है, विल क्या है तेरा मॉडल है, ये ऐसी गलतियां जिसमें रुक ही जाओ, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, और तुम लोगों ने V1 पढ़ रखा होगा, चलो V1 ही पढ़ लो, पर वहां होता बेस फॉर्म है, ठीक है। तो ध्यान रखो भाई, किसी भी मॉडल के साथ तुमने यहाँ हैड लिख रखा है, हैड कहां से आएगा भाई, हैव का सेकंड या थर्ड फॉर्म हैड होता है, वो तो पास्ट का वर्ब होता है। भाई तुमको यहाँ बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म चाहिए, किसी भी एंगल से यहाँ पर हैड नहीं लगेगा, एरर यहीं पर है, यहाँ पर होगा विल हैव,
क्योंकि बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, आंसर हो जाएगा विल हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है, सो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी बनेगा, विल प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, आंसर कहाँ पर आ जाएगा आपका 4 पे आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर बस दिख जाए फट से एरर लगाओ, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्लियर रखो। ठीक है ना, चलिए आगे क्या लिखा है, एंटोनिम बताना है किसका, जो वर्ड बोल्ड किया गया है, अले का। एलिजाबेथ स्टूड एट द पियानो विच डिड नथिंग टू अले हिज एंजाइटी, जो चीज उसके एंजाइटी को अले नहीं कर रहा है। पहले तो अले करने का मतलब क्या होता है, अले करने का मतलब होता है टू रिड्यूस, मैं आपको बताता हूं, टू मेक समथिंग लेस इंटेंस, किसी चीज के इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज की तीव्रता को, किसी नेगेटिव चीज की तीव्रता को, जैसे आपने उसकी एंजाइटी की तीव्रता को कम कर दिया, जैसे आपने उसकी लॉस को, उसकी टेंशन की तीव्रता को कम कर दिया, उस सिचुएशन में आपका अले वर्ड यूज होता है। आपको एंटोनिम बताना है तो कहीं ना कहीं मिटिगेट तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, वही मीनिंग होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना होता है, किसी चीज को सिंपल करना होता है, तो आप किसी के प्रॉब्लम को कम कर रहे हो तो फिर सिंप्लीफाई भी तो इसका एंटोनिम में तो कभी नहीं जा पाएगा, ये भी आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा मॉलिफाई, मॉलिफाई का भी मतलब क्या होता है, मॉलिफाई का भी मतलब होता है टू काम समबडी, किसी को शांत करना, है ना। अच्छा पैसिफाई का भी मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना। अच्छा सूद का मतलब भी क्या होता है, किसी को शांत करना। ठीक है, प्लैकेट, प्लैकेट का भी मतलब क्या होता है, प्लैकेट का भी मतलब होता है शांत करना। ये सारे शांत करने वाले वर्ड्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम हो जाएंगे, अले भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को और खराब कर देना, सिचुएशन को, एक तो सिचुएशन खराब है उसको और ज्यादा वर्स कर देना, मेक समथिंग बैड टू वर्स, इसका मीनिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूं, बैड टू वर्स कर देना। बैड था ऊपर से आपने वर्स कर दिया और खराब कर दिया, एग्रावेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एग्रावेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एग्रावेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए एंटोनिम बताना था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बरसक। बरसक का आपको क्या बताना है, बरसक का आपको बताना है सिनोनिम्स। बरसक का सिनोनिम बताइए। बरसक का मतलब होता है बहुत ज्यादा मैट टाइप हो जाना। देखो फिर से लिख देता हूं, टू बी वेट, टू बी, ये बी क्यों नहीं लिखा रहा भाई, वहां लिखूंगा ही नहीं, नीचे लिखता हूं, रुको। टू बी बोर्ड लगता है हैंग हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बरसक, टू बी क्रेजी एंड आउट ऑफ कंट्रोल। आप कंट्रोल से बाहर हो गए या फिर क्रेजी हो गए, ठीक है, किसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आपका यूज होता है, पागल की तरह आप बिहेव कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपका यूज होता है क्या, बरसक। ठीक है ना, बरसक आपका यूज होता है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, क्या बताना है, सिनोनिम ना डिमेंटेड, क्योंकि डिमेंटेड का भी मतलब यही होता है टू बिकम क्रेजी एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बरसक और डिमेंटेड आपका सिनोनिम है। अच्छा एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है नॉट लॉजिकल, बेतुका बेहुदगी वाला बात, बेतुका बेहुदगी वाला बात एब्सर्ड होता है। स्टबन मतलब आपको पता है जिद्दी टाइप होते हैं, जो जिद्दी होते हैं। ठीक है भाई, स्टबन के लिए आप कौन सा वर्ड और याद रखो, ऑब्स्टिनेट याद रखो। आपसे यहाँ पर सिनोनिम में क्या क्या पूछ सकता है, ऑब्स्टिनेट पूछ सकता है, ऑब्ड्यूरेट पूछ सकता है, ठीक है, एडामेंट पूछ सकता है ना। ऐसे लोग रिजिड भी होते हैं क्योंकि ये दूसरे लोगों की बात नहीं मानते, सिर्फ अपना ही बात फॉलो करते हैं। इनको डिटरमाइंड भी कहा जा सकता है क्योंकि अटल होते हैं ना भाई, अपना ही बात फॉलो करेंगे, दूसरे का नहीं मानेंगे। डिटरमाइंड भी होते हैं ये लोग, ठीक है ना, डिटरमाइंड होते हैं, रिजिड होते हैं, बिल्कुल ऑब्स्टिनेट होते हैं, ऑब्ड्यूरेट होते हैं, एडामेंट होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी से आपके लिए पूछा जाता है, और स्टबन खुद भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन यहाँ पर तो आंसर नहीं बनेगा। और लेजी का मतलब सभी जानते हैं, लेजी का मतलब जो लेजी है भाई, जो काम धाम नहीं करना चाहता। वर्ड याद रखिए इंडोलेंट, ठीक है ना, वर्ड याद रखिए इनर्ट। इनर्ट कहाँ से आया, इनर्ट गैसेस नहीं होती हैं,
इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती दूसरे गैसेस के साथ, मतलब मूव नहीं करती। जो मूव नहीं करता है वो लेजी होता है ना, इसलिए इनर्ट का मतलब लेजी होता है। इंडोलेंट होता है, इनर्ट होता है, ठीक है भाई। ये सारे वर्ड्स लेजी से रिलेटेड है। जो काम नहीं करना चाहते, काम को अवॉइड करते हैं, लेजी होते हैं, ठीक है भाई। इंडोलेंट, इनर्ट, याद रखना ये वर्ड्स। लेथार्जिक भी होता है, लेथार्जिक भी होता है, ठीक है, लेथार्जिक भी होता है। सो ये लोग लेजी होते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते। आंसर बनेगा डिमेंटेड। सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे बाप रे, क्लोज टेस्ट आ गया। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। क्लोज टेस्ट बनाने का नियम क्या है, पहले थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पढ़ा करो, देन आंसर किया करो। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द बिगनिंग डैश द 18th century द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश faces in layers of paint and powder. This particular fashion was largely brought dash by the urgent need to disguise the ravages of smallpox. मतलब यहाँ से मेरे को पढ़ के समझ में आ गया कि भाई स्मॉल पॉक्स से जो रैवेज होता था स्किन पे, डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, उससे स्कार्स हो जाते थे, पिटेड गड्ढे हो जाते थे चेहरे पे। उसको भरने के लिए वहाँ की लेडीज क्या किया करती थी, पेंट और पाउडर पुट किया करती थी अपने चेहरे पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लॉजिक लग गया, इसलिए पहले बोलता हूँ पहले थोड़ा सा पढ़ लिया करो क्लोज टेस्ट को। किसी भी ब्लैंक को फिल करने के पहले हमेशा मेरी एडवाइस ध्यान रखना, जितने भी लोग देखोगे इस वीडियो को, मेरी इतनी बात ध्यान रखना भाई, किसी भी ब्लैंक को फिल करने से पहले ब्लैंक के पहले क्या लिखा है, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है वो जरूर पढ़ना, उसके बाद ही फिल करना। हड़बड़ा के मत करना, गलती कर दोगे, ठीक है। यही सबसे अच्छा टेक्निक होता है भाई। ब्लैंक के पहले कौन सा आर्टिकल लिखा है, ब्लैंक के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लिखा है, सारी चीजें देख लिया करो। कौन सा लाइन लिखा है, लाइन में क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिल किया करो, ठीक है ना। खैर हम लोग पहला ब्लैंक फिल करने का कोशिश करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग डैश द 18th century। भाई बिगनिंग, हमेशा बिगनिंग किसी चीज का होता है, तो मेरे हिसाब से बिगनिंग इन, ऑन, ऑफ, अबाउट, बिगनिंग ऑफ समथिंग होता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखिए। बड़ा ही सिंपल ऑप्शन था, बिगनिंग ऑफ समथिंग होता है भाई, इसमें कोई टेंशन वाला बात है ही नहीं। बिगनिंग ऑफ समथिंग होता है। द 18th century द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस इन लेयर्स, कवर्ड करती थी फेसेस को। देयर फेसेस, देयर फेसेस, देम फेसेस, दे आर फेसेस। भाई देम फेसेस तो होगा नहीं, दे आर या देवर होगा नहीं, ये दे आर या देवर का शॉर्टकट फॉर्म है, ये तो होगा नहीं। अच्छा देयर या ये वाला देयर, भाई वहां पर पोजेशन दिखा रहे हो ना, उनके फेसेस का बात किया गया, अपने फेसेस को कवर करती थी, उनके फेसेस, ये वाला देयर आएगा, ये वाला देयर थोड़ी आएगा, ये तो प्लेस को बताता है। या फिर ये डमी सब्जेक्ट बन के सेंटेंस के शुरुआत में आता है, ये हेयर का अपोजिट है, प्लेस के सेंस में आता है, हेयर का अपोजिट देयर, ठीक है। या फिर डमी सब्जेक्ट बन के, जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था, वैसे सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। तो मेरे को यहाँ ये वाला देयर चाहिए, बाकी से मेरे को क्या ही मतलब। चलो आ जाओ, देयर फेसेस, ठीक है, देयर फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट डैश बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज। भाई डिस्गाइज का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छिपाना, ठीक है। द रैवेजेस, रैवेजेस का मतलब क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। रैवेज का मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना, ठीक है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। डैमेज या डिस्ट्रॉय के सेंस में रैवेज वर्ड यूज होता है, डेवास्टेट नहीं होता है, डेवास्टेट कर देना, ठीक है भाई, वो वर्ड होता है आपका ये रैवेज। तो भाई रैवेज कर दिया ना आपके चेहरे को, उसको छिपाने के लिए, मतलब गड्ढे उड्ढे कर दिए तो रैवेज ही कर दिया ना स्मॉल पॉक्स ने। उसको छुपाने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए वो ऐसा किया करती थी। पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्रॉट डैश। ब्रॉट कहाँ से आया, ब्रॉट किसका पास्ट फॉर्म है, ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है ना। ब्रॉट किसका पास्ट फॉर्म है, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है। अगले ऑप्शंस को देखते हैं क्या लिखा है। अरे भाई कहाँ लिखा है, ब्रिंग, अच्छा ओ ब्रॉट विद इन मतलब ब्रिंग लिखा हुआ है, ब्रिंग विद इन, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग टू, ब्रिंग अबाउट, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं आपको, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब से फिल करना है आपको। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। मीनिंग देख लो, टू कॉज समथिंग, SMTH का मतलब है समथिंग, टू हैपन, किसी चीज को होने देना या होने का कारण बनना किसी चीज का, है ना। तो ब्रिंग टू का मतलब क्या होता है, टू मेक somebody कॉन्शियस, मतलब कोई बेहोश हो गया था उसको होश में वापस लाना। अच्छा ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है टू परस्यूएड somebody टू डू समथिंग, अपने बात, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी को राजी कर लेना, बहला फुसला लेना, ठीक है। और ब्रिंग विद इन का कोई खास मीनिंग नहीं होता है, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है खास, ठीक है। ब्रिंग अराउंड, टू और अबाउट का मीनिंग होता है। और वहां पर जो आपको ऑप्शन लगाना है भाई, किस सेंस में जा रहा है बात, बात जा रहा है आपका, जा रहा है भाई ब्रॉट डैश बाय द अर्जेंट नीड ऑफ डिस्गाइज द रैवेजेस, मतलब ये जो रैवेज होने लगे, जो डिस्गाइज
करने का जरूरत पड़ा, जो रेवेजेस को, इसके कारण से ये चीज हुआ ना, तो कॉज किया उसने, इस चीज को कॉज किया उसने। तो कॉज करने के सेंस में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप फिट करोगे? ब्रिंग अबाउट। यहाँ पर आप ब्रिंग अबाउट फिक्स करोगे। ब्रिंग टू किसी को होश में ला नहीं रहे, ऐसे भी ब्रिंग अराउंड किसी को परसुएड कर नहीं रहे। अच्छा, ब्रिंग अराउंड भी लिखा रहता है, कभी कभी ब्रिंग राउंड भी लिखा रहता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे ब्रिंग अराउंड लिख लो चाहे ब्रिंग राउंड लिख लो, दोनों ही फ्रेजल वर्ब का मतलब परसुएड करने वाला होता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है भाई, आ जाते हैं पीछे वाले ऑप्शन पे। पीछे वाले ऑप्शन पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पे क्या लिखा है? स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट देयर फेसेस pitted and scarred during the same period the beauty spot was introduced to cover dash the facial defect. अच्छा, the ravages of smallpox dash left their faces pitted, dash left their faces pitted, हाँ जी, dash left। क्या लाइन फिर से पढ़ो एक बार। by the urgent need to disguise the ravages of smallpox dash left। अच्छा, ये इनके चेहरे पे गड्ढे कर कौन रहा है? ये स्कार्स कौन डाल रहा है? स्मॉल पॉक्स डाल रहा है ना। मतलब यहाँ पर जो प्रोनाउन आपको यूज करना है, यहाँ पर जो वर्ड यूज करना है वो स्मॉल पॉक्स के लिए यूज करना है। चलो आ जाओ, क्या क्या लिखा है भाई? दैट लिखा है, विच लिखा है, व्हेन लिखा है और हु लिखा है। चलो देखो, इतना तुमको पता होगा भाई, इतना मेरे भाई लोग को पता होगा, ठीक है, कि हु आता है लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और स्मॉल पॉक्स आपका एक बीमारी है, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। व्हेन आपका टाइम को दिखाता है तो व्हेन का यूज होगा नहीं। ठीक है, विच हो सकता है, दैट हो सकता है। विच आता है नॉन लिविंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और दैट नॉन लिविंग्स, लिविंग्स, एनिमल सब के लिए आ जाता है। लेकिन दैट का कुछ लिमिटेशंस होता है, आप जानते हो। दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर यूज होता है? वहां पर रिलेट ही ना करना है आपको स्मॉल पॉक्स को, जो कि ये करता है, आपको रिलेट ही तो करना है। तो ये जो आपका दैट प्रोनाउन है, ये कुछ लिमिटेशंस के साथ यूज होता है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, द, सेम, द, ओनली, द, फ्यू, ऐसे एम्फेसाइजिंग वर्ड्स आए, ठीक है, या फिर डिफरेंट कैटेगरी नाउन्स आए। आपने रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा, तो दैट कुछ लिमिटेशंस के साथ यूज होता है। सो दैट वहां पर आएगा नहीं, वैसा कोई बात वहां है नहीं। आप चुपचाप क्या लगाओ? आप चुपचाप विच लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा विच आपका। आगे क्या लिखा हुआ है? विच लेफ्ट देयर फेसेस pitted एंड scarred ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कवर डैश फेशियल डिफेक्ट को कवर करने के लिए, कवर करने के लिए मतलब ढकने के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कवर ऑन, कवर टू, कवर फॉर, कवर अप। भाई किसी चीज को कवर हाइड करने के सेंस में कवर अप का यूज होता है। सिंपल सा ब्लैंक था यार। ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। भाई अच्छे से एक बार वीडियो को पूरा देखना, फिर से कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ पॉज करके एक बार फिर से देखना, वीडियो तुम्हारे हाथ में। वीडियो को जरूर से लाइक करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, अगर आपके लिए थोड़ा भी कोई मेरा अप्रोच आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो। ठीक है, तो आज का एनालिसिस हुआ खत्म, फिर अगली वीडियो पे नए एनालिसिस के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अच्छा अरमान सर बंद कर दीजिए। हाँ, ये देखिएगा जी, उड़ान मत दीजिएगा वीडियो को।